आज लेट छोड़ा था क्या? आधे से थाना अधिकारी बाहर घूम रहे हैं अभी तो। द्वंद्व समास ही तो चल रहा था ना। आ गए सभी? द्वंद्व समास यही तो था। द्वंद्व समास सामान्य सी पंक्ति हमने लिखी। दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों के मध्य दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों के मध्य और अथवा या शब्द का ठीक है, दोनों के मध्य और अथवा या शब्द का लोप होता है। दोनों के मध्य और अथवा या शब्द का लोप होता है। पद एक दूसरे के विपरीत होते हैं, पद एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, ये हमने लिखा था। इसके अलावा लिखा था दोनों पद संख्यावाची हो सकते हैं, दोनों पद संख्यावाची हो सकते हैं, लेकिन संख्याएं असमान होनी चाहिए। प्रधान शब्द होने से क्या अभिप्राय होता है? प्रधान शब्द को कैसे पहचानते हैं? जिसके ऊपर सब कुछ निर्भर होता है वही प्रधान होता है। अभी दोनों की चर्चा करेंगे। ध्यान दो, दोनों पद प्रधान यानी एक के बिना दूसरा अधूरा, वहां प्रधान यानी दोनों एक दूसरे के पूरक। दोनों, हमने उदाहरण पढ़ा माता पिता, दोनों का समान महत्व है, दोनों प्रधान है, कोई किसी से कम नहीं है। ये दूसरी बात है, घर में माता जी की चलती है ना, लेकिन बाहर तो पुरुष प्रधान। ये तो दोनों पद प्रधान होते हैं। देखो, पद की प्रधानता को लेकर आपको जो 4 पंक्तियां लिखाई थी वो याद रखनी है। ठीक है, उन 4 पंक्तियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस समास में कौन सा पद प्रधान होता है, सब उसी के ऊपर निर्भर होते हैं। हमने पहले लिखा अव्ययीभाव समास, प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद सबसे पहले मैंने आपको बताया यथा, वही सब कुछ है। उस शब्द को हटा देंगे, बाकी की तो सब संज्ञाएं चल रही है। शक्ति है, संज्ञा है। ठीक है, हमने लिखा क्रम है, पति है, संभव है, ये तो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उससे पहला जो शब्द है वो उसी के अनुसार हुआ करता है। तो वहां पहले पद की प्रधानता होती है। यदि आप पहले पद को निकाल देंगे तो फिर कुछ नहीं बचेगा, फिर कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, ये पंक्तियां पिछली क्लास में हमने लिखी थी। ठीक है, दोनों पद प्रधान होते, दोनों के मध्य और अथवा या शब्द का लोप होता है। अधिकांश एक दूसरे के विपरीत यानी पूरक हुआ करते, विपरीत रहेंगे या पूरक, एक दूसरे पर आश्रित रहेंगे। ठीक है, दोनों पद संख्यावाची हो सकते हैं, लेकिन संख्याएं, शर्त है ये कि संख्याएं असमान ही होनी चाहिए। बोर्ड पर संख्याएं लिखी थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 संख्याओं को छोड़कर शेष सभी संख्याओं में द्वंद्व समास होता है और पदों के मध्य अधिकांशतः योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। 3 भेद हुआ करते हैं। सबसे पहले तो यही प्रश्न पूछा जाता है कि द्वंद्व समास के भेद हैं। 2 3 4 5 ऐसे ऑप्शन हमारे सामने आ जाया करते हैं, ऐसे ऑप्शन हमारे सामने आ जाया करते हैं। अब इनको पहचानना मात्र होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। इतरेतर का अर्थ होता है पूरक, आश्रित, एक दूसरे पर आश्रित है, एक दूसरे के पूरक है। जो इसके जितने भी विग्रह होते हैं उनमें हम और शब्द का प्रयोग करते हैं। पदों के मध्य जब और शब्द का प्रयोग आ गया तो वह हमारे इतरेतर द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। ठीक है, समाहार का मतलब होता है पूरे समूह को एक साथ लेकर चलना, पूरे समूह को एक साथ लेकर चलना। तो इसके जितने भी विग्रह होते हैं उनके अंत में आदि शब्द का प्रयोग होता है,
उनके अंत में आदि शब्द का। यदि किसी विग्रह में आपको आदि शब्द लिखा हुआ नजर आता है तो वह द्वंद्व समास का उदाहरण होता है। यदि गलती से भेद भी दे देता है तो समाहार द्वंद्व समास का उदाहरण हुआ करता है। और वैकल्पिक, आप इसमें विकल्प भी चुन सकते हैं, तो इसमें या अथवा इन शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, लाभ हानि, लाभ या हानि, हमने कोई सामान खरीदा और उसको बेच दिया, लाभ हुई या हानि, तो हमारे पास विकल्प था, तो ये वैकल्पिक है। ठीक है, यहां आपको सिर्फ नाम याद रखने होंगे, तीनों के नाम। अब प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि निम्न में द्वंद्व समास का भेद है, तीन ऑप्शन में दिए, फिर लिख दिया उपर्युक्त सभी। ठीक है, निम्न में द्वंद्व समास का भेद नहीं है, तीन ये नाम दिए, चौथा कोई और दे दिया, चौथा कोई और दे दिया, फिर हमारे सामने आते। तो आपको इन तीनों के नाम याद रखने, विग्रह में खास अंतर नहीं है, विग्रह के बारे में आपको बता चुका हूं। यदि विग्रह में आपको और शब्द दिया हुआ है और ऑप्शन में इतरेतर द्वंद्व दे रखा है तो ये इसका उदाहरण होगा। यदि आदि शब्द जुड़ा हुआ है तो समाहार द्वंद्व होगा, या अथवा शब्द जुड़ा हुआ है तो वैकल्पिक द्वंद्व होगा। ठीक है, ये हमारे समास हुआ करते हैं, ये इनकी पहचान होती है। तो एक हेडिंग और डाल लो, द्वंद्व समास के भेद, द्वंद्व समास के भेद, तीन भेद होते हैं, तीनों नाम। जैसे लिखें इतना से लिख लो, इससे आपके समझ में आ जाएगा कि विग्रह करेंगे तो यहां और आएगा, विग्रह करेंगे तो यहां आदि आएगा, विग्रह करेंगे तो वहां या, अथवा भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी। इकट्ठा करना, समूह, समुदाय, आएंगे बहुत, लिखाऊंगा मैं। हाँ, अब तो उदाहरण ही तो लिखाऊंगा इनके बाद, तीनों के उदाहरण लिखाऊंगा इनके बाद। तो क्या हुआ, पदों के मध्य अथवा या शब्द का लोप होता है, लेकिन जब विग्रह करेंगे तो आगम होगा। जब पद लिखा हुआ होगा तब तो इनका लोप होगा, लेकिन विग्रह करेंगे तो ये उजागर होंगे। विग्रह में, विग्रह समास किसे कहते हैं कि पद आपस में मिल जाते हैं। मैंने आपको लिखा था समस्त पद, संबंध सूचक शब्दों को हटाने पर जो संक्षिप्त रूप से बचता है वह समस्त पद, सामासिक पद यानी समास कहलाता है। उनको जब निकालेंगे तब। ठीक है, अब उदाहरण लिखाता हुआ चलूंगा, लिखेंगे माता पिता, माता पिता, माता और पिता। ध्यान देना, पीछे रहे तो रोक देना, कल के जैसे लास्ट में गुस्से में एकदम ऐसे मत बोलना, है ना, जब लगे कि साहब कुछ जल्दी हो गया वहां मैं रुक जाऊंगा, कोई जल्दी नहीं। माता पिता, माता और पिता एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, गौरी शंकर, गौरी और शंकर, गौरी पार्वती, गौरी शंकर, गौरी और शंकर, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण,
राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, सीताराम, सीता और राम, नर नारी, नर और नारी, रामायण में बहुत बड़ा लेख है इसका, नर नारी का। अयोध्यावासी जब राम जी को छोड़ने जाते हैं वन के लिए और केवट की नाव पर जब सवार होते हैं, तब नाव पर खड़े होकर सबसे कहते हैं, सब नर नारी लौट जाओ, सब नर नारी लौट जाओ। तो राम जी के साथ और भी कोई था जिसने 14 वर्ष का वनवास बिताया था, लक्ष्मण और सीता के अलावा, और वो थे वहां के जो किन्नर थे। वहां के जो किन्नर थे, अयोध्या के जितने भी किन्नर थे, वो सब उसी स्थान पर रुके रहे, वो अयोध्या लौट कर नहीं गए थे। और जब राम जी लौट कर आए तो उनको उनकी स्थिति देखकर एकदम अचंभित हो गए कि तुम सब यहाँ कैसे, कि महाराज आपने ही कहा था कि सब नर नारी वापस लौट जाओ, नर हमें नर में नहीं गिनते, नारी हमें नारियों में नहीं गिनती। और वो वहीं रुक गए थे। तो उन्होंने भी 14 वर्ष का वनवास उनके साथ व्यतीत किया। रामायण महाभारत में बहुत सारे पहलू ऐसे हैं जिन पर कभी चर्चा नहीं हुई थी। भाई बहन, भाई और बहन, भाई और बहन, हो गया। मैं हर बार पूछूंगा, इस बार हाथ खड़े कर देना, नहीं हो तो। लव कुश, लव और किसे कहते हैं, घास को। पिछली क्लास में चर्चा की थी घास को। ये अगला भाग, ये पिछला भाग, ठीक है। 31, एक और 30, दोनों पद संख्यावाची हो सकते हैं लेकिन संख्याएं असमान, संख्यावाची हो सकते हैं लेकिन संख्याएं असमान। 68, 8 और 60, दोनों पद संख्यावाची लेकिन संख्याएं समान। 25, 5 और 20, 18, 8 और 10, आर्य बोलते हैं 10 को, आर्य बोलते हैं 10 को। तन मन धन। मैंने आपको बताया द्वंद्व समास में 2 से अधिक पद हो सकते हैं। द्वंद्व समास में पिछली क्लास में भी एक उदाहरण बताया था। द्वंद्व समास में 2 से अधिक पद हो सकते हैं। जब सामासिक पद में लिखा होता है तो ऐसे लिखा जाता है, याद रखना, योजक चिन्ह होता है मध्य में, लेकिन विग्रह जब लिखा जाता है तब लिखते हैं तन मन और धन। यहां पदों के मध्य योजक, योजक चिन्ह था, यहां अल्पविराम होता है, अल्पविराम होता है, ठीक है, कॉमा जिसे हम कहते हैं। नाम हिंदी में याद रखने पड़ेंगे इनके, क्योंकि प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है, वहां विराम चिन्ह का जो प्रश्न आता है ना, कि निम्न में अल्प विराम चिन्ह है, और 4 चिन्ह ही दे देगा। अगर आपको हिंदी में नाम याद है तो आप पहचानेंगे, नहीं तो कॉमा ढूंढते रह जाएंगे, लिखा हुआ नहीं आएगा। हटा दूं ना। लाल बाल पाल, लाल बाल और पाल,
लाल, बाल और पाल। रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान। आन, बान, शान। आन, बान, शान। आन, बान और शान। ये इसमें नहीं है, ध्यान दो। ये आपके कहाँ जाएगा? वैकल्पिक में, वहां इसे हम लिख देंगे। अभी तो लिख दो 4 या 5, ये बीच में आ गया है तो आप इसको वैकल्पिक। ठीक है, ये दोनों सामान्य द्वंद्व के अंतर्गत आते हैं, भेद के अंतर्गत नहीं आते। ठीक है, ये होगा 40 से 50 तक। 40 से 50 तक, ये सामान्य द्वंद्व। ठीक है, भेद में नहीं है ये। 500, 5 बार 100, 500, 5 बार 100। हो गया? बढ़े आगे। समाहार द्वंद्व। गोला, बारूद आदि। विग्रह करेंगे तो अल्प विराम लगाएंगे। विग्रह करेंगे तो अल्प विराम लगाएंगे। चिट्ठी, पत्री। चिट्ठी, पत्री आदि। चिट्ठी, पत्री आदि। कूड़ा, कचरा। कूड़ा, कचरा आदि। कुर्ता, टोपी। कुर्ता, टोपी आदि। बच्चों को कुर्ता टोपी भेजे जाते हैं ना, तो कुर्ता और टोपी थोड़ी होती है, और भी होता है उसमें सामान। तो आदि में वो सब सामान समाहित होता है। गोला बारूद में गोला बारूद ही थोड़ी होता है, और भी सामान है। वो आदि में सब समाहार होता है, पूरा समूह होता है जो इनसे संबंधित है। वे सब, उछल कूद।
उछल कूद आदि। यहाँ उछलना और कूदना ही नहीं है, और भी दंगे। धूप बत्ती, धूप बत्ती आदि। अब धूप बत्ती में तो पूरी आराधना है। धूप बत्ती आदि। क्या हो गया? जो हाँ, वो तो दोनों चलते हैं। कुर्ता में आधा भी वो तत्सम हो जाएगा, ये तद्भव आ जाए। बाप दादा, बाप दादा आदि सब आ जाएंगे इसमें। कि बाप दादाओं ने भी कभी ये काम किया है, सुना था ना डायलॉग। तो जितनी भी पीढ़ी थी सब आ गई उसमें। ठीक है। सांप बिच्छू आदि। हुक्का पानी, हुक्का पानी आदि। जब कोई व्यक्ति असामाजिक कार्य करता है तो गांव में पंचायत बैठ जाती है और पंचों के साथ बैठकर उसे अंतिम बार हुक्का पिलाया जाता है। फिर बहिष्कृत कर दिया जाता है कि अब तू हमारे बराबर बैठने योग्य नहीं रहा। तो मतलब वहां सिर्फ हुक्का और पानी यही नहीं, बाकी के सब चीज से बहिष्कृत होता है। ठीक है। आज हुक्का ही नहीं रहा, इसलिए सब कुछ ये स्थिति है। और हाँ है, अनुभवी तो बताएंगे ही। ठीक है। बाकी आधे से ज्यादा थाना अधिकारी ऐसे हैं जिनको हुक्का भरना नहीं आता। वास्तविकता यही है। ठीक है। तो आजकल तो हुक्का बार में हुक्का मिलता है। पहले हुक्के के सारे पूरा दिन व्यतीत हो जाता था। आने जाने वालों को रोक लेते थे, भाई हुक्का पी जा, कौन सी जल्दी है। और दो चार पांच आदमी इकट्ठे हो जाते थे। अंदर आवाज लगा दी जाती थी कि चार आदमी और हैं, खाना बना लेना। आज लगाकर बताओ, बनाते रहना, मैं मायके जा रही हूँ। आज स्थितियां परिवर्तित हो गई पूर्ण रूपेण। ठीक है। सात पात आदि। साग पात आदि। फल फूल, फल फूल आदि। पत्ते वगैरह जो आते हैं, बेल वगैरह जो सब आती हैं, वो इसमें हो गया। वैकल्प, मूल शब्द होता है विकल्प, एक प्रत्यय। विकल्प मूल शब्द है, एक प्रत्यय है। आगे इनकी चर्चा करेंगे प्रत्यय जब पढ़ेंगे। ऊंच नीच, ऊंच या नीच। लाभ हानि, लाभ या हानि। मान जाओ भाई, यहीं रहो। गलती से तुम्हारे गांव में ही चौकी में आ गया तो सब बदले निकाल लेगा फिर, इसलिए यहीं रहो। आपस में नोक झोंक बंद। हमारे यहाँ कांस्टेबल भी नहीं चिल्लाते ऐसे। पाप पुण्य, पाप या पुण्य।
ठंडा या गर्म? गांव से शहर में आ गए फिर भी यहीं रहे। पूछा जाता है जब तक गर्म तैयार हो तब तक ठंडा ले आओ, दोनों मांगने होते हैं। ठीक है कि जब तक गर्म तैयार हो तब तक ठंडा ले आओ। शहर में पूछ के टला देते हैं कि साहब ठंडा लोगे या गर्म, तो मना तो करेगा ही सामने वाला, तो सीधा जवाब दो ना, गर्म तैयार हो तब तक ठंडा ले आओ, क्योंकि गर्म होने में टाइम लगेगा, जो ठंडा है तब तक उसको खा पी लेते। तो दोनों में रहा करो, छोटी सोच नहीं। थोड़ा या बहुत? हो गया? दीर्घ संधि से जुड़ा हुआ है, दीर्घ संधि से, दीर्घ संधि से जुड़े हुए हैं। धर्म या अधर्म? दीर्घ भय पद जिसमें संधि और समास दोनों हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं, तो दीर्घ संधि से जुड़ा हुआ है। सुर या असुर? कर्तव्य या अकर्तव्य? गरीब अमीर? गरीब या अमीर? ठीक है, याद रखना मरना तो अमीर ही है। गरीब पैदा हुए ये हमारी किस्मत में नहीं था, लेकिन गरीब मरेंगे नहीं, याद रखना। राजा या रंक? राजा या रंक? समाह और वैकल्पिक में कैसे पता लगेगा? वैकल्पिक में एक दूसरे के विलोम चल रहे हैं, विपरीत चल रहे हैं, और उसमें एक दूसरे के पूरक होते, वो तो पूरा समूह एक साथ होता है, एक जैसा जैसे होते। अपना या पराया? अपना या पराया? हो गया? तत्पुरुष। हेडिंग डालो तत्पुरुष और बोर्ड पर आ जाओ सभी थानाधिकारी, अपना पराया खत्म कर कर। ठीक है, बोर्ड पर। रंक क्या होता है? रंक किसे कहते हैं? भिखारी को, गरीब को। ध्यान दो, तत्पुरुष समास से एक ही प्रश्न बार बार और हर बार पूछा जा रहा है। 2011 के बाद जरूरत से ज्यादा प्रचलन में है कि तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है। 2011 टेट में पहली बार यह प्रश्न आया था, टेट हुआ था सबसे पहले, उसके बाद तो रीट के नाम से हम इसे जानने लगे। ठीक है, पात्रता टेस्ट था, तो वहां से अब लगातार एविरल रूप से हर कंपटीशन में यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है। शुरू से चल रहा है,
एवरियल रूप से चल रहा है। पिछले जो पेपर हुए थे एलडीसी वगैरह के 2018 में जो पेपर थे वहां भी था, 2019 में भी पेपर हुआ था 3 मार्च को, किसका, कृषि पर्यवेक्षक का, ठीक है, और वहां भी प्रश्न पूछा गया था। तो ये लगातार पूछा जा रहा है एवरियल रूप से। एक ही बात याद रखनी है, इसके लिए मैंने आपको 4 पंक्तियां लिखा रखी है। चारों पंक्तियां आपको तोते के जैसे रटी हुई होनी चाहिए कि किस समास में कौन सा पद प्रधान होता है। कम से कम एक प्रश्न निश्चित रूप से आपको भी एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा ही, ठीक है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। तो कौन सा पद प्रधान है, दूसरा पद। पहला पद संज्ञा होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। पहला पद संज्ञा होता है, दूसरा पद प्रधान होता है तत्पुरुष। पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद संज्ञा होता है अव्ययी भाव। याद रखना, एक दूसरे के विपरीत है। पहला पद प्रधान, दूसरा पद संज्ञा अव्ययी भाव। पहला पद संज्ञा, दूसरा पद प्रधान। याद रखने का तरीका बता दूं, पहले कौन सा समास पढ़ा था, तो उसमें पहला ही पद प्रधान है, बस सामान्य सी बात। पहले हमने पढ़ा अव्ययी भाव, शुरू से वही पढ़ा था, तो उसमें पहला पद प्रधान है। बाद में ये पढ़ रहे हैं तो इसमें बाद वाला यानी दूसरा पद प्रधान है। तो पहला पद तो संज्ञा होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। इसके अलावा पदों के मध्य कारक चिन्ह का लोप होता है, और जिस कारक चिन्ह का लोप होता है हम उसे उसी समास के नाम से जानते हैं। जिस कारक चिन्ह का लोप होता है, कारक चिन्ह याद है ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, आगे पढ़ेंगे हम डिटेल से, हमारे सिलेबस में है, 4-5 प्रश्न यहां से भी पूछे जाएंगे, ठीक है, आगे पढ़ेंगे, इनको है सिलेबस में, ठीक। तो जिस कारक चिन्ह का लोप होता है हम उसे उसी समास के नाम से जानते हैं। हम कहते हैं यश प्राप्त, यश को प्राप्त। अब को कौन सा कारक है, कर्म, तो कर्म तत्पुरुष समास। गुण युक्त, गुणों से युक्त, से कौन सा कारक है, करण, तो करण तत्पुरुष समास। रसोई घर, रसोई के लिए, अब के लिए कौन सा है, तो संप्रदान तत्पुरुष समास। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, अलग, और अलग होने में अपादान, अलग होने में अपादान, तो अपादान तत्पुरुष समास। घुड़ दौड़, घोड़ों की दौड़, घोड़ों की, और की कौन सा होता है, संबंध, तो संबंध तत्पुरुष समास। घुड़सवार, घोड़े पर, घोड़े पर, और पर कौन सा होता है, अधिकरण, तो अधिकरण तत्पुरुष समास। यानी कारकों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। कर्ता और संबोधन इसके अंतर्गत नहीं आते क्योंकि इनका विग्रह नहीं होता है, ठीक है, बाकी के 6 के 6 इसके अंतर्गत आते हैं। तो कारकों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। एक एक को अलग अलग समझते हुए चलेंगे। पहले लिखेंगे आप तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, जिस समास में प्रथम पद संज्ञा, प्रथम पद संज्ञा तथा द्वितीय पद प्रधान हो, प्रथम पद संज्ञा तथा द्वितीय पद प्रधान हो, और दोनों के मध्य, और दोनों के मध्य कारक चिन्ह का लोप हो, दोनों के मध्य
कारक चिन्ह, बताया था। चिन्ह शब्द होता है, चिन्ह शब्द नहीं होता, चिन्ह। ठीक है। हिंदी में अधिकांशतः जो वर्ण आधा दिखाई देता है वह पूरा होता है, जो पूरा दिखाई देता है वह आधा होता है। न आधा दिखाई दे रहा है जो कि पूरा है पूरा दिखाई दे रहा है जो कि आधा है। चिन्ह शब्द नहीं होता, जो हम लिखते हैं वह शुद्ध होता है। यह शब्द शुद्धि में भी पूछा जा चुका है। ठीक है। दोनों के मध्य कारक चिन्ह का लोप होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे रसोई घर, जैसे रसोई घर, डैश करके लिखेंगे, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। नई पंक्ति से लिखेंगे, कारकों के अनुसार, नई पंक्ति से, कारकों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। मैंने सामने जो लिखे ये इनके चिन्ह हुआ करते हैं। ठीक है। अभी के लिए मैंने लिखे हुए हैं, क्योंकि अभी हमने कारक नहीं पढ़े, इसलिए हमें चिन्ह 15-20 साल पहले पढ़े साहब, तब तक अब तक याद इतने नहीं रह पाते, इसलिए मैंने सामने इनके कारक चिन्ह भी लिख दिए हैं। हो गया।
बोर्ड पर आए आप सभी, ध्यान दो। थोड़ा सा जहां कंफ्यूजन होता है उसकी चर्चा कर लेता हूं, बाकी के सब आपके समझ में आते हैं। करण और अपादान, इन दोनों का कारक चिन्ह एक ही हुआ करता है, से। ठीक है, यहां हम थोड़ा सा असमंजस में आ जाते हैं। तो इन दोनों में आपको बता दूं, जब हम किसी से सहायता लेते हैं या उसके ही द्वारा कोई काम किया जाता है, तब करण कारक होता है। ठीक है, बाकी के सब में अपादान कारक होता है, जो पृथकता का भाव लिए हुए होता है, अलग अलग स्थिति में होता है। मैं कहता हूं, मैं कलम से लिखता हूं, कलम की सहायता से, कलम के द्वारा। ठीक है, लिखा जा रहा है। मोहन गेंद से खेलता है, गेंद की सहायता से, गेंद के द्वारा। अब मेरे हाथ से कलम छूट गई, मोहन की गेंद खो गई, तो क्या हम अपना काम कर पाएंगे? नहीं करें। फिर क्या हो गए? ये पृथक हो गए, अलग हो गए। जब तक हमको इनकी सहायता मिल रही थी, इनके द्वारा हम काम कर रहे थे, तब तक करण था। बाकी के सब में अपादान होता है, जो अलग होने की स्थिति में होता है, पृथकता का भाव लिए हुए होता है। ठीक है, हमने उदाहरण पढ़ा, पेड़ से पत्ता गिरा, छठी क्लास से ये उदाहरण पढ़ा जा रहा है, सबसे पहले यही पढ़ा जा रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी यही पढ़ा जा रहा है। अपादान की जब चर्चा हुई तो पहला उदाहरण हमारे सामने है, पेड़ से पत्ता गिरा, तो अलग होने पर। अब यहाँ क्या है, आपको भाव भी देखने पड़ेंगे। जब हम वाक्य लिखेंगे, कारक में जब पढ़ेंगे तब तो वाक्य आएंगे सीधे सीधे हमारे साथ, लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं समास की, तो समास में वाक्य लिखा हुआ नहीं होगा, उसमें निहित भाव हमको देखने पड़ेंगे, उसका विग्रह हमको करना पड़ेगा, तब हमको पता लगाना पड़ेगा कि करण के हैं या फिर अपादान के। दोनों को जब करेंगे तब इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, हमने लिखा है, जिस समास में प्रथम पद संज्ञा, द्वितीय पद प्रधान, दोनों के मध्य कारक चिन्ह का लोप। ठीक है, ये उदाहरण आपने लिखा हुआ है, ये भेद, ये कारक चिन्ह सब आपके सामने आ गए। ये तो हमारे समास हैं, ये इनके चिन्ह हुआ करते हैं, यहां तक आप लिख चुके हैं। ठीक है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। अब आप डालेंगे हेडिंग, कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास। लिखेंगे, इस समास में, डैश करके लिखेंगे, इस समास में कर्म कारक चिन्ह, कर्म कारक चिन्ह कर्म कारक चिन्ह को का लोप होता है। कर्म कारक चिन्ह, कर्म कारक चिन्ह क्या है? कर्ता ने कर्म को, तो को का लोप होता है। जैसे यश प्राप्त, जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त, यश को प्राप्त। मरणातुर, मरने को आतुर, बेचैन, उतावला। मरने को आतुर, आतुर बोलते हैं बेचैन, उतावला। विरोध जनक, विरोध जनक, विरोध को जन्म देने वाला। विरोध का जनक मत कर देना, अशुद्ध हो जाएगा, याद रखना। आपने लिख दिया विरोध का जनक, अशुद्ध हो जाएगा। विरोध को जन्म देने वाला,
चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला, चिड़ी यानी चिड़िया। चिड़ी को मारने वाला। ग्रह कट, ग्रह कट, ध्यान दो। ग्रह बोलते हैं, ग्रह बोलते हैं गांठ को, और गांठ से अर्थ होता है धन से, और धन से अर्थ होता है जेब से। दो तरह से इसका विग्रह होता है, लिखेंगे। गांठ को खोलने वाला, पहला है गांठ को खोलने वाला, दूसरा जेब को काटने वाला। गांव बोलते हैं ना, हमारी तो गांठ ही कट गई, ठीक है। तो गांठ को काटने वाला, जेब को काटने वाला। गांठ का अर्थ ग्रह से होता है। ग्रामगत, ये दो उदाहरण अधिकांशतः पूछे जाते हैं, ध्यान देना। ग्रामगत, गांव को गया हुआ, गांव को गया हुआ। ग्रामागत, गांव को आया हुआ। ध्यान देना बोर्ड पर, यह दीर्घ संधि है। ग्राम प्लस आगत। संस्कृत में एक धातु होती है गम, जिसका अर्थ होता है जाना। एक धातु है गम, जिसका अर्थ होता है जाना, और आगम का अर्थ होता है आना, ठीक है। ग्रामगत, गांव को गया हुआ। ग्राम आगत, गांव को आया हुआ। हम क्या करते हैं, गांव से आया हुआ कर जाते हैं, गड़बड़ी हो जाती है, इसलिए उदाहरण पूछे जाते हैं। ग्रामगत, गांव को गया हुआ। ग्रामागत, गांव को आया हुआ। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाली। इमारत विशेष के लिए इन शब्दों को काम में लिया जाता है। गगनचुंबी इमारत। तिलकुटा, तिल को कूटकर बनाया हुआ। स्वर्गगत, स्वर्ग को गया हुआ। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। जेब कतरा, जेब को काटने वाला। घर फूंक, घर को फूंकने वाला।
दिल तोड़, दिल को तोड़ने वाला। पापा के अनुभव नहीं बताने यहाँ, है ना, अपने अनुभव तक ही रहो, पापा के अनुभव नहीं बताने। आपकी बोलचाल बताती है खानदान कैसा है, ये याद रखना, इसी पर संयम रखना है बस। यही बता, आपकी जबान बताती है हम कहाँ से छूट कर आए, यही याद रखना। अब आप गांव में नहीं है, आप राजधानी में बैठे, ठीक है, आप एसडीएम वाली संस्था में थानादार जबरदस्ती लिए, क्या इस बार इनका भी उद्धार हो जाए, इसलिए इंसानियत में ही रहा करो कि हाँ साहब हम यहां तक ठीक है। कमर तोड़, कमर को तोड़ने वाला। शरणागत, फिर आगत शब्द याद रखना दीर्घ संधि से। को आया हुआ, शरण में आया हुआ मत कर देना। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। चित चोर, चित्त को चुराने वाला। भंडा फोड़, भंडा को फोड़ने वाला यानी राज को खोलने वाला। भंडा यानी राज, भंडा यानी राज। बाकी का करेंगे अगली क्लास में।